हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ वन शॉट सीरीज, जहाँ पे हम लोग 12th कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड के मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं वन शॉट लेक्चर में। 1 से 1.5 घंटे का हर एक वीडियो रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा मैथ्स 1 का 4th चैप्टर, विच इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसको बहुत सारे बच्चे शॉर्ट में AOD भी बोलते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है और वेटेज बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर का 9 मार्क्स का वेटेज ये अपने साथ कैरी करता है। विथ ऑप्शन का वेटेज मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं पढ़ने की जो टाइम होने वाली है वो कम होने वाला है और जो रिजल्ट मिलेगा हमें, जो आउटपुट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि हर एक टॉपिक को मैं टच करूँ इस वीडियो के अंदर और कोशिश करूँगा कि उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ताकि अगर तुम फर्स्ट टाइम भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुमने आज तक ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा, पहली बार इस चैप्टर को देखने जा रहे हो, तो भी कोशिश करूंगा मैं कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाए। अगर तुमने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखा है और रिवीजन के लिए वीडियो देख रहे हो तो वेल एंड गुड, तुम्हें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ। टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हमें हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज में इक्वेशन निकालने बोला जाता है दो चीज़ों का। किसका किसका? टेंजेंट का और नॉर्मल का। अब इस बात को समझो कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ही एक तरीके की लाइंस होती हैं। टेंजेंट मतलब क्या, मैं तुम्हें समझाता हूँ डायग्राम वाइज, पहले समझो। मान लो ये मेरा एक कर्व है। कर्व मतलब तुम लोग समझते हो ना, एक मान लो एक लाइन ही है जो टेढ़ी हो चुकी है, उसको कर्व बोलते हैं। तो ये मेरा एक कर्व है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो इस कर्व को किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे जस्ट आएगी और टच करके निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बनाऊँ, एक लाइन यहाँ से आई, इसको इस पॉइंट पे टच की और निकल गई। देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, डायग्राम में भी अच्छा नहीं बने, फिर भी तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है ये एक सिंगल पॉइंट पे, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि नहीं यार बहुत लंबा चौड़ा वो टच करके गई है, नहीं, लेकिन रियलिटी में एक सिंगल पॉइंट पे उस लाइन ने इस कर्व को टच किया और निकल गया। तो ये जो लाइन बनी ना, नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर लाइन। अब एक परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री पर बनेगी। पर कहाँ पर 90 डिग्री बनेगी? जिस पॉइंट पर टेंजेंट हमारे कर्व को टच करके गया था, इसी सेम पॉइंट पर। तो अगर इसी सेम पॉइंट पर मैं एक और लाइन बना दूँ 90 डिग्री पे, तो ये जो लाइन बनी, जो तुम लोगों को थोड़ी सी टेढ़ी दिख रही होगी, क्योंकि मैंने ही टेढ़ी बनाई है, उसको वापस से टेढ़ा बन गया। 90 डिग्री पे जो लाइन बनी, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट समझ गया, नॉर्मल समझ गया। अब इन दोनों लाइंस का हमें इक्वेशन निकालने बोला जाएगा। तो पहले इस बात को समझ, दोनों तो लाइंस है, चाहे टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, तो दोनों का इक्वेशन निकालने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इट इज़ y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस x1। यहाँ पर हम लोग y और x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट नहीं करते हैं, क्योंकि वो इक्वेशन का पार्ट होता है x और y, लेकिन बाकी सबकी वैल्यूज पुट की जाती है। तो कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? y1 की वैल्यू आएगी और x1 की वैल्यू आएगी। कहाँ से मिलेगी हम लोगों को? x1 और y1 दे आर द पॉइंट ऑन द लाइन। ये कैसे निकलते हैं? पूरे लाइन पे कोई भी एक सिंगल पॉइंट उठा लो, उसकी x और उसकी y की वैल्यू ही हमारे x1 और हमारे y1 की वैल्यू होगी। इतना समझा? और यहाँ पर जो m लिखा हुआ है, m क्या है? m इज स्लोप ऑफ द लाइन। m मतलब लाइन का स्लोप होता है। तो अब इस बात को समझो कि लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला ये है, और इसको सॉल्व करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला, हमें चाहिए पॉइंट ऑन द लाइन, उस लाइन का कोई भी एक पॉइंट पता होना चाहिए। दूसरा, उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अंदर पता है तुम्हें, हमेशा ये वाला पॉइंट, अभी जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तुम्हें ना ये वाले पॉइंट की वैल्यू गिवन रहती है। इस वाले पॉइंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है। तो अब इस बात को समझो कि ये जो पॉइंट है ना, इसकी खासियत क्या है? ये टेंजेंट पर भी है, ये नॉर्मल पर भी है। मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते टाइम भी सेम पॉइंट का यूज़ कर सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते टाइम भी मैं सेम पॉइंट का यूज़ कर सकता हूँ। तो अब मुझे दूसरी चीज़ क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। स्लोप मुझे निकालना पड़ेगा, टेंजेंट के लिए अलग से निकालना पड़ेगा और नॉर्मल के लिए अलग से। तो मैं तुम्हें स्लोप बता देता हूँ कि स्लोप कैसे निकलने वाला है। सबसे पहले टेंजेंट की बात करते हैं। तो अगर तुम्हें टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो वेरी वेरी सिंपल, मान लो टेंजेंट के स्लोप को मैंने m1 मान लिया है, तो इसका स्लोप आ जाएगा dy अपॉन में dx। क्या फॉर्मूला? dy अपॉन dx, डेरिवेटिव। इक्वेशन ऑफ कर्व तुम्हें दिया होगा, उसका डेरिवेटिव कर दो और जो भी आंसर आया वही तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, इजी है। और फिर तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल।
तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालोगे भाई साहब? वेरी वेरी सिंपल, जो भी तुम्हारा टेंजेंट का स्लोप निकला ना, जैसे इसका निकल गया m1, अब तुम्हें नॉर्मल का स्लोप चाहिए, मान लो m2 निकालना है, तो कैसे निकालोगे? -1/m1, काम खत्म हो गया। यहाँ पे जो स्लोप मिला m1 उठाओ, यहाँ पे रख दो और तुम्हें m2 यानी नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला बता दिया, पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होता है और इक्वेशन बहुत इजीली निकाला जा सकता है। यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व किया जाता है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन इज, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, और हमें यहाँ पे क्वेश्चन लिखकर दे दिया है। ये क्या है? ये कर्व का इक्वेशन है, जो कर्व है ना ये उसका इक्वेशन है, ये हमारा पॉइंट है जिस पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल बनता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे मालूम है? टेंजेंट का हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, और टेंजेंट के स्लोप का फॉर्मूला क्या था? dy/dx। तो हम लोग उसके लिए जो गिवन इक्वेशन है कर्व का उसको लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या गिवन है? 2x² प्लस 3y² इज इक्वल्स टू 5। अब इसमें से dy/dx निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तुम्हें डिफरेंशिएशन आना चाहिए पहले से ही इस चैप्टर को करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आ गया d/dx किसके साथ? 2x² प्लस 3y² के साथ। यहाँ पर भी आ गया d/dx किसके साथ? 5 के साथ। अब तुम लोगों को पता है 2x² के साथ है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, एज इट इज लिख देंगे। x² का डेरिवेटिव क्या आ जाता है? 2x प्लस 3y² के साथ है तो 3 का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, एज इट इज लिख देंगे। y² का डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे x² का 2x होता है वैसे y² का क्या हो जाएगा? 2y। लेकिन जब भी y पे फॉर्मूला लगाया जाता है डेरिवेटिव का तो साथ में क्या लिखते हैं? .dy/dx। क्या लिखते हैं? .dy/dx। ये सारा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का। इज इक्वल्स टू 5 एक कांस्टेंट है और अकेले है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 0। सिंपल। इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 4x प्लस 3 2 6y .dy/dx इज इक्वल्स टू 0। मुझे dy/dx की वैल्यू चाहिए तो ये जो dy/dx वाला टर्म है इसको इधर ही रखता हूँ, लेकिन ये जो 4x बचा है इसको भेज देता हूँ वहाँ पर। तो इसको मैंने भेजा वहाँ पर तो हमें मिलेगा 6y dy/dx, यहीं पर 4x उधर गया, क्या बन गया? -4x। अब जो 6y मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी वहाँ पर भेज दो तो क्या हो जाएगा? dy/dx यहाँ पर बचेगा, वहाँ पर आ जाएगा -4x, ये चला गया डिवाइड में तो अपॉन में 6y कैंसिल आउट करते हैं। चलो तो 2 2 4 2 3 6, तो हमारे पास फाइनली बचता है dy/dx इज इक्वल्स टू -2x अपॉन में 3y। हमें मिल गया हमारा dy/dx। अब इसका यूज़ करके क्या निकल जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या निकलेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो नाउ हम मान लेते हैं कि लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट बी m1। हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या मान लिया? बी m1 मान लिया। तो इसीलिए m1 का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा? dy/dx ऐसे आ जाएगा। लेकिन जब तुम dy/dx की वैल्यू पुट करोगे ना तो दिक्कत क्या होगी मालूम है? कि वो तो ये है x और y लिखा हुआ है, प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल रही है ना नंबर के अंदर। तो तुम यहाँ पर बाजू में क्या लिख दो मालूम है? नीचे ऐसे ब्रैकेट बना के यहाँ पे लिख दो x, y। क्या लिख दोगे? x, y, मतलब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, और एक्चुअली x, y भी नहीं, हम यहाँ पे पुट करेंगे डायरेक्टली वैल्यूज लिखेंगे। कौन सी वैल्यूज? वो पॉइंट की वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो क्वेश्चन में पॉइंट कौन सा गिवन था? 1, 1। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे? 1, 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1, 1 नीचे ब्रैकेट में छोटा सा, कि हम लोग x और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देयर फॉर m1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ये पूरा आ गया -2x अपॉन में 3y। तो m1 इज इक्वल्स टू -2x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन में 3y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो हमें यहाँ से मिल जाता है m1 इज इक्वल्स टू 2 1 2, नीचे 3 1 3, ये आ गया m1 की वैल्यू। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। अब ऐसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बताया था, एक बार टेंजेंट निकल जाए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए वाला फॉर्मूला लगा देना। तो चलो वो भी करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो नाउ लेट हम लोग मान लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल बी m2, नॉर्मल बी m2। तो क्या हो जाएगा? m2 का फॉर्मूला m2 इज इक्वल्स टू
-1/m1। तो इसी के साथ m2 इज इक्वल्स टू -1/m1 की वैल्यू क्या है, ये रही -2/3। अब तुम लोगों को एक चीज़ तो पता होगी कि जब भी ऊपर कोई एक ही नंबर हो और नीचे पूरा फ्रैक्शन हो, तो जो सबसे नीचे वाला जो नंबर होता है ऊपर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 3 गया ऊपर, मल्टीप्लाई हो गया, 3 वन सा कितना आ गया 3, ऊपर माइनस था तो -3, नीचे क्या है -2, माइनस माइनस दोनों तरफ है तो काट दो दोनों को, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3/2। और ये मिल गया हमें हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। दोनों का स्लोप मिल चुका है, पॉइंट एक दिया हुआ था, वो पॉइंट दोनों में आता है, तो हम लोग दोनों का इक्वेशन अब निकाल सकते हैं। बस इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगाना है। तो हम लोग लिखेंगे नाउ, पहले निकालते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, स्लोप ऑफ लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता था, y - y1 इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू mx - x1, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्योंकि ये टेंजेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो टेंजेंट के स्लोप को m1 माना था, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, m की जगह m1, वैल्यू पुट कर दो, तो y - y1 की वैल्यू कितनी है 1, पॉइंट पता है ना x1, y1 दिया है, तो y - 1 इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू अभी अभी ऊपर आई थी कितनी, -2/3, -2/3, x - x1 की वैल्यू भी क्या गिवन है 1, ठीक है, सिंपल। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पर भेज दो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 3 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, y - 1 पूरे के साथ, यहाँ पे बचा -2 ब्रैकेट में x - 1, मल्टीप्लाई करो, 3 × y 3y, 3 × 1 3, -2 × x तो -2x, -2 × -1 माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, सिंपल। अब सबको बस एक साइड में लाकर अरेंज कर दो, इक्वल टू के उस साइड 0 रख दो, चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, -2x है यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, +2x, ये 3y ऑलरेडी यहीं पर है, ठीक है, -3 ऑलरेडी यहीं पर है, ठीक है, वो +2 उसको यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, क्या जाएगा -2, इक्वल टू के उस साइड कुछ नहीं बचा यानी कि 0, तो 2x + 3y, -3 - 2 कितना -5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आसान था। सेम वे में अब हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आसान था। अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो सेम y - y1 इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला mx - x1, लेकिन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हो, नॉर्मल में स्लोप को क्या माना था m2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m2, तो लिखो y माइनस इसकी वैल्यू 1 ही है, m2 की वैल्यू क्या आई थी 2/3, m2 की वैल्यू आई थी 3/2, तो हम लोग यहाँ पे 3/2 पुट कर देते हैं, तो 3/2 x - x1 की वैल्यू 1 है, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको इधर पे भेज दो, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 वहीं पर है, x - 1 देखो, 2 × y 2y, 2 × 1 2, 3 × x 3x, 3 1 ज़ा 3, सिंपल। सबको एक साइड कर दो। तो एक काम करते हैं, देखो अगर मैं वो 3x को वहाँ से यहाँ पर लेकर आऊँगा तो यहाँ पर आके -3x हो जाएगा। हम कभी नहीं चाहते कि हमारा x वाला जो टर्म है वो नेगेटिव हो, ऐसा मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, पर हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो हम एक काम करते हैं, x यहाँ पर लाके नेगेटिव करने से अच्छा इन दोनों को लेकर वहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर 0 बच जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, वहाँ पे 3x ऑलरेडी था, ये 2y यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस हो रहा था, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -2y। कभी भी किसी भी टर्म का जो सिंबल होता है प्लस या माइनस, वो उसके लेफ्ट साइड में होता है, जो साइन होती है, तो ये इसके लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है यानी कि प्लस है, तो +2y वहाँ पर गया, -2y आ गया, वहाँ पे 3x ऑलरेडी था लिख दिया, 2y वहाँ पे गया, -3 वहाँ पे ऑलरेडी था, -2 यहाँ से वहाँ पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +2, तो हमें मिला 0 इज इक्वल्स टू 3x -2y, -3 + 2 कितना हो जाएगा -1। अब इसी को सीधा करके लिख दो, ये पूरा इस साइड 3x - 2y -1, 0 उस साइड। दिस इज आर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन खत्म। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, स्लोप क्या होता है और कैसे स्लोप निकाला जाता है, और फिर कैसे उस स्लोप का यूज़ करके, गिवन पॉइंट का यूज़ करके इक्वेशंस निकाले जाते हैं टेंजेंट और नॉर्मल के। चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज आ चुका है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत ही एक बोलते हैं फैसिनेटिंग टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। अब क्वेश्चन में, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस भी इसके पूछे जाते हैं। तो पहले इस बात को समझो कि कोई भी अगर तुम्हें एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है,
और तुम्हें पता लगाना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो तुम क्या करोगे, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स, ऐसा दिखता है, ठीक है, ये डेरिवेटिव है। तो जैसे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया तो तुम चेक करो क्या ये जो डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यानी जीरो से बड़ी है यानी पॉजिटिव वैल्यू है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो हुई, लेस देन जीरो मतलब जीरो से छोटी नेगेटिव वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। वेरी सिंपल, डेरिवेटिव निकाला, ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो डिक्रीजिंग। एमसीक्यू में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। एमसीक्यू में सीधे यही लिख दिया जाता है कि तुम बताओ कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब बोलते हैं, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो पे फिर लेस देन जीरो पे, तो तुम्हें पता होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो पे इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो पे डिक्रीजिंग। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसके, 3 क्वेश्चंस हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है, तीनों ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखते हैं, और ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तुम्हें कभी भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में समराइज्ड वे में सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि एमसीक्यू में हमें सोल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ एक्स दिया है और उस साइड एक इक्वेशन लिखकर दे दिया है पूरा ब्ला ब्ला ब्ला, और हमें ऊपर बोला टेस्ट करो वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। टेस्ट करके बताओ इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। लिखते हैं पहले वाले का, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16, ये हम लोगों को मिल गया। मुझे पहले क्या करना, डिफरेंशिएट करना है, तो मैं करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये एफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव के बाद ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, एक्सएन का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस 6x स्क्वायर के साथ है तो 6 को एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 2x, प्लस 12x के साथ है तो 12 को एज इट इज लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1, 16 कॉन्स्टेंट हो भी अकेला तो डेरिवेटिव 0, तो मुझे मिला एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6 टू 12x प्लस 12 1 12, 0 का कोई सेंस नहीं बनता है। आ गया डेरिवेटिव। अब मुझे देखना है कि ये जो फंक्शन आया है ये ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो। पता चल रहा है कैसा देखकर कि ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन जीरो। हमें अगर कोई नंबर मिलता है तो मैं बता देता, 4 लिखा होता मैं बोलता हाँ ग्रेटर देन जीरो, -4 लिखा होता मैं बोलता लेस देन जीरो। ऐसे में तो नहीं पता चलेगा। तो कभी भी तुम्हें अगर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो तुम पता है क्या करोगे, उसको फैक्टराइज करो, और फैक्टराइज करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ग्रेटर देन जीरो या फिर लेस देन जीरो है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे सर जी, वो तो बचपन में ही सीखा था। ये 3 है, ये 12 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 12 जा 36, 2 फैक्टर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाओ, भी प्लस 36 है, दोनों प्लस में थे, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 12 यानी -12 आ जाए। तो सोचो ज़रा, स्टार्टिंग से चालू करते, 136 या 136 होगा, लेकिन उसे 12 तो नहीं आने वाला। 2 के टेबल में 2 18 सा होगा, लेकिन 12 तो नहीं आने वाला है। 3 के टेबल में क्या होगा, 3 12 सा होगा, ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें भी 12 नहीं आने वाला है। 4 के टेबल में 4 9 सा 36, आई थिंक सो, नहीं 4 9 सा 36 क्या बोल, हाँ 4 9 सा 36, ठीक है, उसमें भी नहीं आने वाला है। 5 के टेबल में नहीं है, 6 6 सा 36, हाँ हम लोगों को मिल गया, 12 आ जाएगा, तो 6 6 सा 36, ठीक है, सिंपल, हमें पता चल गया। लेकिन दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई करने पर तो प्लस 36 आएगा, लेकिन ऐड करने पर -12 नहीं प्लस 12 आ जाएगा। तो क्या करो, दोनों को माइनस लिख दो, मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 6 6 36, ऐड करके देखो तो -12 आ जाएगा। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं फटाफट से, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एज इट इज, ये -12x की जगह आ जाएगा -6x और प्लस 12। पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों 3 के टेबल के, तो 3 कॉमन, x दोनों में कॉमन है, 3 चला गया, x स्क्वायर में से एक x चला गया तो एक x बच गया, 3 चला गया 6 में से, तो 3 2 जा 6 होता है, तो 3 जाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 2, x तो जा चुका है तो कुछ नहीं, इन दोनों में से क्या, दोनों 2 के टेबल के, तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 चला गया तो 2 3 जा 6 होता है, 2 बार चला गया, अंदर क्या बचेगा 3, x भी बच ही गया, ठीक है। 1 मिनट को उसको मिटा देता हूँ, ओके, इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अच्छा ये 12 है, वही मैं सोचूं कि कुछ तो गलत हो रहा है। देखो 12 है, दोनों में से कॉमन, दोनों 6 के टेबल के हैं, तो दोनों में से 6 को कॉमन ले लो, यहाँ पे से 6 का चला गया तो सिर्फ x बचा, 12 में से 6 है, 6 2 12 तो 2 बच गया, सिंपल। पहले से वहाँ पर प्लस लिखा हुआ था, लेकिन बाहर ब्रैकेट के माइनस आ गया तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, तो प्लस की जगह हम माइनस लिखेंगे।
अब मुझे दिख रहा है ए बी एक्स माइनस टू, ए बी एक्स माइनस टू, तो एक ब्रैकेट में एक्स माइनस टू, ये 3x, ये माइनस 6, तो एक ब्रैकेट में 3x माइनस 6, सिंपल। एक और चीज़ देखो, ये तो ठीक है, मुझे अभी भी दिख रहा है यार इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में से 3 कॉमन है। देखो ना, दोनों 3 के टेबल को, तो 3 को कॉमन ले लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। इन दोनों में से 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा x, 3 2 जा 6 होता है तो अंदर बचेगा 2, और आगे मैं देखूंगा तो 3 एज इट इज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों सेम ही है, तो आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब तुम लोग ज़रा ध्यान से देखना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर हो रहा है, और तुम मुझे बताओ x की जगह में कुछ भी वैल्यू रख दूँ, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख दूँ, लेकिन जब ये पूरा सॉल्व होगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर होने के बाद कोई भी नंबर पॉजिटिव बन जाता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हो, स्क्वायर के बाद तो पॉजिटिव बन जाएगा। यानी मुझे पता ही नहीं केस एफ डैश एक्स जो होने वाला है विल बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 ही होने वाला है। देयरफॉर दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये एमसीक्यू में दिया होता तो ये कौन सा फंक्शन आता है? इंक्रीजिंग। समझ में आया तुम लोगों को? इजी है, आसान है। चलो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। ठीक है, हमने इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है क्योंकि अभी देखो स्क्वायर से पता चल गया कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। पता है डिक्रीजिंग कब होता? अगर आंसर ऐसे आता -3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि एट एनी गिवन केस स्क्वायर करने पर ये जो वैल्यू आने वाली है ये तो पॉजिटिव ही आने वाली है, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पर आंसर माइनस में ही आएगा, मतलब ये लेस देन 0 ही होगा हर बार, इसलिए डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, ऑलरेडी पॉजिटिव 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 प्लस 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 ही आने वाला हर बार, इसलिए ग्रेटर देन 0, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है x माइनस 1/x फंक्शन दे दिया हम लोगों को, तो यहाँ पर देखो सेकंड दिया है fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x। हम लोग ज़्यादा लिख नहीं रहे, डिफ्रेंशिएट किया, ये fx क्या हो जाएगा? f डैश x, x का डेरिवेटिव 1, माइनस है बीच में तो माइनस लिख दो, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1/x स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/x स्क्वायर। तुम मुझे बताओ ये x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होने, ऑलवेज पॉजिटिव, ये नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मैं कुछ भी पुट कर दूं x की जगह, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है हर बार पॉजिटिव ही निकल कर आएगा। देयरफॉर हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 है, और देयरफॉर इट इज कौन सा फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया तुम लोगों को? इजी आसान है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया 7/x माइनस 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 7/x माइनस 3 थर्ड, fx दिया है, चलो डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा f डैश x। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो 7 कांस्टेंट है, और उसके साथ में देखो 7/x का मतलब होता है 7 इंटू 1/x, तो 7 तो कांस्टेंट है और 1/x के साथ है, तो 7 को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जो 1/x है उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -1/x स्क्वायर। डेरिवेटिव क्या आ गया? -1/x स्क्वायर, माइनस 3 कांस्टेंट है अकेला, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0, तो वो तो गायब हो गया। यहाँ पे बचा 7 1 जा 7, -7 आ जाएगा अपॉन में x का स्क्वायर। अब तुम मुझे बताओ x स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और ऊपर -7 है, वो तो ऑलरेडी माइनस में है, नीचे हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव है, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? माइनस। तो हर बार हमारा f डैश x वुड बी लेस देन 0, यानी नेगेटिव होगा, देयरफॉर इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप तुम लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेस्ट कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसी टॉपिक के एक नए टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, वहां पर टेस्ट करना था, बताना था इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। यहाँ पर क्या बोलते हैं मालूम है? ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख कर दिया है कि fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, पहले से बता दिया इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें फाइंड करना है द वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यूज निकालनी है, वैल्यू नहीं निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है x के, ठीक है, हमें वो निकालना है। हमें अभी देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले तुम लोगों को fx दिया हुआ है तो गिवन लिख दो। अब ये सॉल्व करने के लिए आता है, इसलिए इसको अच्छे से करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है? 2x स्क्वायर, सॉरी 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 सिंपल। डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा f डैश x। यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 कांस्टेंट पर x क्यूब के साथ है,
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, 15 कांस्टेंट पर इसके साथ है तो एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 36 कांस्टेंट पर x के साथ है तो 36 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट और अकेला है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सिंपल। तो f डैश x इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6x स्क्वायर, 15 2 जा 30x, ठीक है, प्लस 36 1 जा 36, और 0 का तो कोई सेंस नहीं बनता है। काम हो गया हमारा। अब हमें ऑलरेडी पता है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या लिख रहा हूँ मैं भी, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। मैं बोल सकता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, लिख दिया मैंने। ये डेरिवेटिव की वैल्यू तो हमने अभी भी निकाली थी, यहाँ पर क्या वैल्यू है ये पूरी, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो तो आ गया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 ग्रेटर देन 0, सिंपल है। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं पर सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो 6, ये भी 6 के टेबल का, ये भी 6 के टेबल का, 6 कॉमन है सब में, 6 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे 5x बच जाएगा, 6 6 36 तो 6 बच जाएगा ग्रेटर देन 0। ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, इस 6 को वहाँ पर भेज दूंगा तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0 ही रहता है, तो ये 6 वहाँ जाके गायब हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। नहीं भी करते स्टेप तो भी सॉल्व होता है क्वेश्चन, पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना। अब सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब जरा ध्यान से सुनो, x की वैल्यू निकालनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो x की वैल्यू निकालनी है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दो, फैक्टराइज करो। तो यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पर 6 है, 1 6 जा 6, वो भी प्लस में, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -5 आना चाहिए। तो देखते हैं 1 6 जा 6 आ जाएगा 5, तो लिख दो 1 6 जा 6, सिंपल है। तब लेकिन अब देखो दिक्कत क्या है, अगर मैं दोनों को प्लस में रख दूं तो 1 6 जा 6 आ जाएगा, लेकिन 1 + 6 7 हो जाएगा, 5 तो नहीं आने वाला। अगर मैं दोनों को माइनस में रख दूं तो 1 6 जा 6 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, लेकिन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -1 -6 -7 हो जाएगा, -5 नहीं आने वाला। तो ये दोनों तो नहीं चलेंगे, कुछ और करते हैं, तो 2 3 जा ले लेते हैं। देखो 2 3 जा 6 है ना, दोनों को मैं कर देता हूँ माइनस, तो 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस, और ऐड करने पर कितना आ जाएगा -5। तो लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। कॉमन लेना स्टार्ट करो, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर में से x गया, x बचा, x चला गया, सिर्फ 2 बचा। दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल के दोनों, x बचा। यहाँ पे देखो प्लस को बाद में लिखना, 3 2 जा 6 होता है तो अंदर 2 बच गया ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखो ऑलरेडी प्लस था पर ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया माइनस, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इधर भी x -2 इधर भी x -2 एक ब्रैकेट में, ये x -3 एक ब्रैकेट में, ग्रेटर देन 0, सिंपल है, आसान है। हम लोगों को हमारा जो भी फैक्टराइजेशन था वो मिल गया। लेकिन अब ज़रा ध्यान से सुनना, नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता था, जब हम लोग फैक्टराइज करते थे यहाँ पर हम लोग अलग अलग लिख देते थे, ऐसा लिखते थे x -2 = 0 या फिर x -3 = 0, यहाँ पर x -2 को वहाँ पे बेच के 2 या फिर x -3 को वहाँ पे बेच के 3, ऐसा करते थे। पर यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर =0 नहीं दिया है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 दिया है। तो कभी भी जब तुम फैक्टराइज करो और फैक्टराइज करने के बाद तुम्हें ऐसे 2 ब्रैकेट मिले और वहाँ पर ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 लिखा हो तो वहाँ पे केसेस लगाने पड़ते हैं। तो अभी फिलहाल ग्रेटर देन 0 के केस की बात करते हैं। देखो 2 ब्रैकेट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ a × b ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूँ। a मतलब पहला ब्रैकेट, b यानी दूसरा ब्रैकेट ग्रेटर देन 0, सिर्फ समझाने के लिए, a भी लिखना नहीं है, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव प्लस में आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ कब ऐसा होता है कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर पॉजिटिव आता है, 2 केसेस में, या तो दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव हो, a भी ग्रेटर देन 0 b भी ग्रेटर देन 0, मतलब a भी पॉजिटिव हो और b भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होने पर आंसर प्लस में आ जाता है। लेकिन एक और केस है, अगर दोनों ऑलरेडी निगेटिव हुए तो, जैसे a भी लेस देन 0 b भी लेस देन 0,
ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तभी भी तो आंसर ग्रेटर देन 0 ही आता है ना। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखो -2 इंटू -3 कितना आ जाएगा +6, 2 इंटू 3 +6। दोनों ही केसेस में आंसर ग्रेटर देन 0 आया है। तो दो केसेस कौन से, दोनों एक बार पॉजिटिव रखा, दोनों एक बार नेगेटिव रखा, तो मतलब दो केस बनते। केस 1 दोनों ही पॉजिटिव होंगे ब्रैकेट्स, केस 2 दोनों ही ब्रैकेट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो हम लोग ऐसे केसेस लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर केस 1 दोनों ब्रैकेट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। केस 2 दोनों ब्रैकेट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। नेगेटिव यानी लेस देन 0, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करते हैं, -2 को वहाँ पर भेज दो, कितना हो जाएगा +2, -3 को वहाँ पर भेज दो, कितना हो जाएगा +3, -2 को वहाँ पर भेज दो, कितना हो जाएगा +2, -3 को वहाँ पर भेज दो, कितना हो जाएगा +3। हमें मिल गया। लेकिन हमें ऐसे 4 वैल्यूज मिली, 1 2 3 4। क्या चारों के चारों हमारे आंसर्स हैं, नहीं, हमारे आंसर होंगे सिर्फ 2। 4 आंसर नहीं होंगे, सिर्फ कितने होंगे, 2। अब 2 का पता कैसे चलेगा, ध्यान से देखना, हमें यूज़ करना पड़ेगा नंबर लाइन। क्या यूज़ करना पड़ेगा, नंबर लाइन। और वो रफ हम लोग करेंगे, मतलब उसको यहाँ पर लिख कर दिखाना नहीं है, ठीक है। चलो देखो, पहले केस 1 की बात कर लेते। केस 1 में एक नंबर लाइन बनाता हूँ मैं, ये नंबर लाइन बनी। नंबर लाइन यानी 0 1 2 3 4, उस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में -1 -2 -3, ऐसे -4 बाल ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़ी। तो ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 2 किधर है, ये देखो 2 रहा, 2 से बड़ी है। बड़ी मतलब किस साइड रहेगी, उस साइड चली जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर बोला जा रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़ी है। तो 3 कहाँ पर है, 3 से बड़ी मतलब ये 3 है, इससे बड़ी, देखो यहाँ पर 3 है और 3 से बड़ी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया हम लोगों को। अब हमें क्या करना मालूम है, इन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है। और कौन सा सिलेक्ट होगा मालूम है, जो कॉमन है उन दोनों के बीच में। अब कॉमन क्या है उस चीज को देखो, अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है कि यार ये जो इतना पार्ट है, ये जो आगे वाला पार्ट है, दोनों में कॉमन है आगे वाला पार्ट, लेकिन ये पार्ट दोनों में कॉमन नहीं है। तो कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है हम लोगों को, सिर्फ ये वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है। देखो यहाँ से दोनों कॉमन हो जा रहे हैं, और एक कहाँ पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से आंसर क्या लिया जाएगा, x ग्रेटर देन 3, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 दोनों में क्या है, कॉमन है। इतना समझा तुम लोगों को, नहीं समझा तो टेंशन मत लो, नीचे वाले में वापस करेंगे उसी सेम प्रोसेस को, तो शायद तुम्हें समझ जाए। केस 2 में देखो, एक नंबर लाइन बनाता हूँ मैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लेस देन 2, x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। 2 किधर है, एरा 2, इससे छोटी मतलब इस साइड में, ठीक है। फिर बोलते हैं x लेस देन 3, x की वैल्यू 3 से छोटी होगी। 3 किधर है, एरा इससे छोटी। हमें ढूंढना है कॉमन। कॉमन कौन सा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कॉमन है, ये साइड वाला पार्ट कॉमन है, वो उतना पार्ट कॉमन नहीं है। तो ये साइड वाला पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो ना, 2 से दोनों कॉमन होना स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो ये जो 2 वाला आंसर है अपना क्या है, करेक्ट है। कौन सा आंसर करेक्ट है हमारे लिए, 2 वाला आंसर करेक्ट है, ये वाला आंसर करेक्ट है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फाइनली x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 2। ध्यान रखना इस चीज को, क्यों ऐसा लाइन बना के तुम्हें दिखाना नहीं हो, रफ वर्क है। तुम सिर्फ फाइनली 2 आंसर लिख दोगे, एक वहां से और एक यहाँ से, ठीक है। तुमने 2 आंसर लिख दिए। अब ऐसे वैसे तो आंसर खत्म हो गया, लेकिन इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व किया जाता है। इसको इंटरवल के फॉर्मेट में लिखा जाता है, इंटरवल के फॉर्म में लिखा जाता है। वो समझो कैसे लिखा जाएगा। हमने बोला कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन 2 है, 2 से छोटी, 2 से छोटा यानी 1 0, फिर -1 -2 -3 -4, ऐसे कम होते 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 कितना कम होगा, कितना कम होगा, बहुत पीछे चला जाएगा। तो एकदम लास्ट में क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी। तो हम लोग बोलेंगे कि x की जो वैल्यू है वो 2 से कम होते होते कहाँ तक आ जाएगी, -इन्फिनिटी तक, ठीक है। 2 से पीछे जा रही है, इसलिए मैंने 2 को उधर लिखा और -इन्फिनिटी को यहाँ पे पीछे आ जाएगी। प्लस यहाँ पर लिखा x की वैल्यू ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से बड़ी, 4 5 6 7 8 9, लेकिन ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगी, +इन्फिनिटी तक। तो 3 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चला जाएगा, +इन्फिनिटी तक, ठीक है। 2 से पीछे आया -इन्फिनिटी तक, 3 से आगे बढ़ा +इन्फिनिटी तक। ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, तो बीच में क्या डलता है, यूनियन।
यूनियन मतलब ये भी उसकी वैल्यू और वो भी है, यूनियन मतलब दोनों है, ठीक है। ये है हमारे x की वैल्यू। समझ में आया तुम लोगों को? ऐसे इंटरवल के फॉर्म में तुम्हें आंसर लिखना है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन इज डिक्रीजिंग फंक्शन का। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, हमें ऑलरेडी बता दिया है कि जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तुम्हें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो। तो देखो क्या गिवन क्वेश्चन लिखते हैं, गिवन दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x का क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7। पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, 2 एज इट इज, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 15 एज इट इज, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, 144 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे 7 कांस्टेंट है पर अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0, सिंपल। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 3 6 एक्स स्क्वायर, 15 2 30 एक्स, 144 1 144 ही रहेगा, सिंपल है। फिर मैं क्या लिखूंगा, बट इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, सेम पिछले वाली की तरह। ये तो कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देयरफॉर क्या मैं बोल सकता हूँ कि एफ डैश एक्स जो होगा वो इस बार लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है, तो 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144 इस बार लेस देन 0 है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर मैं देख रहा हूँ इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है कॉमन लेके, ठीक है। तो क्या कॉमन दिख रहा है सबके बीच में, मुझे लग रहा है 6 सबके बीच में कॉमन है, तो 6 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर, 6 5 30 तो 5x। 6 के टेबल में 144 कब आता है मुझे नहीं पता है, तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 144 डिवाइड बाई 6, 6 के टेबल में 14 नहीं आता, 12 आता है, 6 2 12, बचा 2 और आगे 4 24, 6 4 20। इसका मतलब 6 के टेबल में 24 जब करोगे तो 144 आता है, तो अंदर क्या बचेगा 24 लेस देन 0, सिंपल। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के पास जाके डिवाइड होगा और गायब हो जाएगा। तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 लेस देन 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको एज इट इज जैसे सॉल्व करते थे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 24 है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा माइनस 24। 1 इंटू 24, ये प्लस है और माइनस तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 24 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 5 आ जाए। देखना चालू करते हैं, 2 12 5 नहीं आने वाला है, 3 8 5 आ जाएगा, 3 8 में, तो 3 8 24 होता है। लेकिन देखो ध्यान से, आंसर नेगेटिव चाहिए। आंसर माइनस में कब रहेगा, जब दोनों में से किसी एक को हमें माइनस रखना पड़ेगा। किसको माइनस रखेंगे, हमें वैल्यू चाहिए -5, तो बड़े वाले नंबर को माइनस रख देते, छोटे वाले को प्लस में। अब जरा ध्यान से देखो, 3 8 24 प्लस माइनस 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 24 आ गया, ऐड करूंगा तो -8 और +3 -5 बन जाएगा, सिंपल है। तो हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर, वो दोनों लिख दो, प्लस 3x माइनस 8x फिर माइनस 24 लेस देन 0। कॉमन लेना चालू करो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x, तो अंदर बचा यहाँ पर x प्लस 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों देखो 8 के टेबल के, तो 8 को कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा यहाँ पर x, 8 3 24 तो 3। देखो माइनस है ना बाहर, तो अंदर का सिंबल क्या हो जाएगा चेंज, माइनस की जगह प्लस, लेस देन 0। ये भी x प्लस 3, ये भी x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, तो बच गया x माइनस 8, तो x माइनस 8 एक ब्रैकेट में, लेस देन 0 आ गया। लेकिन इसके आगे अब यहाँ पे इक्वल टू 0 तो दिया नहीं है कि नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे, लिखा है लेस देन 0। 2 नंबर मल्टीप्लाई हो और आंसर लेस देन 0 यानी निगेटिव है, ऐसा कब होता है, वेरी सिंपल। अगर एक नंबर a है एक नंबर b है, तो 2 ही केसेस में आंसर नेगेटिव आ सकता है। एक जब a पॉजिटिव हो और b नेगेटिव हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर लेस देन 0 आएगा। एक जब a नेगेटिव हो और b पॉजिटिव हो, तभी आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, तभी आंसर लेस देन 0 आता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 केसेस बनाएंगे। केस 1 जहाँ पे हम लोग a को ग्रेटर देन 0, b को लेस देन 0 लेंगे, पॉजिटिव और a नेगेटिव। और केस 2 में इसका उल्टा कर देंगे, ये पॉजिटिव लिया था तो नेगेटिव, इसको नेगेटिव लिया था तो पॉजिटिव कर देते हैं। ऐसे 2 केसेस बनेंगे हमारे। चलो ठीक है, वहाँ पे हम लोग चलते हैं और 2 केसेस बनाते हैं। तो हम लोग लिखते हैं केस 1, पहला वाला ब्रैकेट ग्रेटर देन 0, दूसरा वाला ब्रैकेट लेस देन 0। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मल्टीप्लाई करने पे आंसर नेगेटिव यानी लेस देन 0, ठीक है। और केस 2 बनाते हैं, तो पहला वाला ब्रैकेट
ग्रेटर देन 0 लिए थे तो लेस देन 0, इस बार लेस देन 0 लिए थे तो ग्रेटर देन 0, सिंपल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, +3 वहाँ पे जाएगा x ग्रेटर देन -3, -8 वहाँ पे जाएगा x लेस देन 8, ये +3 वहाँ पे जाएगा x लेस देन -3, ये -8 वहाँ पे जाएगा x ग्रेटर देन 8, सिंपल है, ठीक है, आसान है। अब ज़रा सॉल्व करते हैं और वही सेम हम लोग कॉमन रीजन निकालने की कोशिश करेंगे। 4 में से सिर्फ 2 ही वैल्यू सेलेक्ट होने वाली है। तो पहले नंबर लाइन बनाते हैं इसके लिए। तो एक नंबर लाइन बनी, ये 0 है, 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, ऐसे बनती चली जाएगी, ठीक है। हमें बोला जा रहा है यहाँ पर कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 है, -3 से बड़ी है, तो -3 किधर है, ये रहा -3, इससे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, अच्छी बात है। और फिर हमें बोला जा रहा है कि x की वैल्यू लेस देन 8 यानी 8 से छोटी है, देखो ग्रेटर देन लेस देन पे ध्यान दो, -3 से बड़ी थी तो बड़ी साइड में जा रही है, x लेस देन 8 से छोटी है तो 8 कहाँ पे होगा, ऐसे 3 4 5 6 7 यहाँ पर कहीं पर 8 आ जाएगा, ठीक है, करते करते 8 आ जाएगा, ठीक है। और 8 से छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि ये जो भी 8 वाला पॉइंट है इससे छोटी वैल्यू, मतलब इस साइड में आ रही वैल्यू, सिंपल है। -3 से बड़ी है, 8 से छोटी है, सिंपल। यहाँ पर भी एक बार बना देते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर एक नंबर लाइन बनेगी, यहाँ पर 0 ले लेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक है। हमें बोला जा रहा है x की वैल्यू -3 से छोटी है, -3 किधर है, ये रहा, इससे छोटी वैल्यू यानी इस साइड में जा रही है, और x की वैल्यू 8 से बड़ी है। अब ज़रा 8 कहाँ आएगा, ऐसे 5 करते करते यहाँ पे कहीं पर आ जाएगा 8, तो हमें बोला जा रहा है उसकी वैल्यू 8 से बड़ी है, 8 से बड़ी है। अब ज़रा ध्यान से देखो, हम लोग आंसर में कॉमन रीजन लिखते हैं, ये जो सेकेंड वाला केस है, केस 2, यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई -3 से छोटी 8 से बड़ी, कुछ कॉमन है दोनों में, नहीं, ये इस साइड जा रहा है वो उस साइड जा रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब कि केस 2 का ये दोनों में से कोई भी वैल्यू करेक्ट नहीं है। और केस 1 में हमें दिखाई दे रहा है कि जो कॉमन रीजन है वो पूरा का पूरा ही, देखो देखो ना, ऐसे -3 से बड़ा 8 से छोटा, तो ये जो इतना रीजन बन रहा है इधर से लेके इधर तक का पूरा ही क्या है, कॉमन है। तो क्या होता है मालूम है, मैं तुम्हें बताता हूँ, डिक्रीजिंग वाले जो फंक्शंस होते हैं वहाँ पर जब तुम केस 1 केस 2 बनाते हो ना, तो पूरा का पूरा कोई एक केस ही करेक्ट निकल जाता है, पूरा केस 1 ही करेक्ट होगा या फिर पूरा केस 2 ही करेक्ट होगा। इंक्रीजिंग वाले में ऐसा नहीं था, एक वैल्यू केस 1 में से मिली थी, एक वैल्यू केस 2 में से। डिक्रीजिंग वाले में या तो पूरा केस 1 करेक्ट होता है तो पूरा केस 2 करेक्ट होता है। यहाँ पे मिल रहा है हमें पूरा का पूरा केस 1 जो है वो क्या है, करेक्ट है, x की वैल्यू -3 से बड़ी और 8 से छोटी हो, पूरा कॉमन रीजन है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, पूरा केस 1 करेक्ट है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x की वैल्यू ग्रेटर देन -3, x की वैल्यू लेस देन 8, सिंपल। अब हम लोगों को इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना है तो बहुत सिंपल है यार, -3 से बड़ी है 8 से छोटी है, मतलब -3 से लेके 8 तक की, अभी नंबर लाइन पे देखे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सिंपल एक ब्रैकेट बनाओ, -3, 8, -3 से बड़ी 8 से छोटी, -3 से लेके 8 तक, समझा, इजी था। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। और एक चीज़ लिख लेना, जब भी तुम ऐसे इंटरवल लिखते हो तो यहाँ पर ऐसा लिख दिया करो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि x एक रियल नंबर होने वाला है, वो इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता। और यहाँ पर भी जब तुम लोग ये लिखते हो तो लिख दिया करो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि x एक रियल नंबर होने वाला है, ठीक है। चलो, और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल एक ना एक क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा से पूछा ही जाता है। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमा मिनिमा में सॉल्व करवाऊंगा, बहुत ध्यान से दिखना, ठीक है। सबसे पहले समझो कि होता क्या है, हमारी जो फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू देखो ना, जैसे एक फंक्शन बना दिया मैंने, f(x) = कुछ भी लिख दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। अब उसमें x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो कुछ वैल्यू निकल कर आएगा, 2 पुट करूंगा तो कोई वैल्यू निकल कर आएगी, 3 पुट करूंगा कोई वैल्यू निकल कर आएगी, और हर बार वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यार, जब वैल्यू ऐसे ही, जैसे समझो ना, ऐसे लिख दिया f(x) = x² + 6, 1 डालूंगा तो 1² + 6 7, 2 डालूंगा तो 2² + 6 10, 3 डालूंगा तो 3² + 6 15, वैल्यू बढ़ते जा रही, बढ़ते 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 कोई तो एक पॉइंट होगा जब मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी उसकी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी।
ऐसे कम होते 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 एक पॉइंट आएगा जब मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद कोई उससे छोटी वैल्यू कोई नहीं मिलेगी। तो वो जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है, जो मिनिमम वाला पॉइंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा। एक फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है और जो मिनिमम वैल्यू अटेन कर सकता है उसको क्या बोला जाता है, मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? तो समझो अब इसको कैसे निकालते हैं, मैंने थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें एक फंक्शन गिवन होगा, अब तुम्हें क्या करना है मालूम है, तुम्हें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल देना है। एफ एक्स दिया है तो तुम क्या निकाल लोगे, एफ डैश एक्स निकाल लोगे। ठीक है, अब जैसे तुम्हें एफ डैश एक्स मिला ना, इस एफ डैश के जो भी इक्वेशन आया रहेगा उसको पुट कर दो इक्वल टू जीरो। क्या पुट कर दोगे, इक्वल्स टू जीरो। और इक्वल टू जीरो पुट करते तुम्हें यहाँ पर मिलेगी एक्स की एक वैल्यू। क्या मिल जाएगी, एक एक्स की कोई भी एक रैंडम वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं सी। क्या बोलेंगे, सी। सी एक ऐसी वैल्यू है जहां पर तुम्हारा f का डेरिवेटिव किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो हमें देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हमें ढूंढना है फाइंड पॉइंट सी, एक ऐसा पॉइंट सी ढूंढना है जहां पर जो f का डेरिवेटिव हो किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। तो हम लोग इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और c की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे c की वैल्यू मिली, वो c की वैल्यू हम लोग इसी फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। देखो f डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे उसकी वैल्यू, और उसके बाद जो डबल डेरिवेटिव का फाइनल वैल्यू आता है, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे फंक्शन अटेन्स मिनिमा। और ये जो डबल डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू अगर लेस देन जीरो आती है, निगेटिव आता है, तो हम लिखेंगे फंक्शन अटेन्स मैक्सिमा। दिमाग में रखना, ग्रेटर देन जीरो के लिए मिनिमा है, लेस देन जीरो के लिए मैक्सिमा है, उल्टा केस है। तुम सोचोगे कि ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव, तो मैक्सिमा होना चाहिए, नहीं, ग्रेटर देन जीरो यानी मिनिमा, लेस देन जीरो यानी मैक्सिमा। अभी थ्योरेटिकली तुम देखोगे ना, चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, हम लोग सॉल्व करते क्वेश्चन सब समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पर आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हम लोगों को, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो भी फंक्शन दिया उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और मिनिमम वैल्यू बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता दूं, किसी फंक्शन का सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू प्रेजेंट होता है तो सिर्फ वही ढूंढ पाओगे, किसी फंक्शन का सिर्फ मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट होता है तो सिर्फ वही ढूंढ पाओगे, किसी में दोनों मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन में देख के कंफ्यूज मत होना कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालने बोला था, लेकिन सिर्फ मैक्सिमम मिल रहा है, मिनिमम तो मिल ही नहीं रहा है। मैंने बोला ना, किसी में एक ही होता है, किसी में दोनों होता है। हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है गिवन, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे फंक्शन 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा f डैश x डेरिवेटिव, ये 2 एज इट इज x² का क्या, x³ का क्या हो जाएगा 3x² माइनस 21 एज इट इज x² का क्या हो जाएगा 2x प्लस 36 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस 20 कांस्टेंट और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सिंपल। तो हमें मिलता है f डैश x इज इक्वल्स टू 2 3 6 x², 21 2 42 x, 36 1 36, जीरो का तो कोई सेंस नहीं बनता है, सिंपल है, आसान है। सिंगल डेरिवेटिव मिल गया। अब मैंने क्या बोला था, सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट करके सी पॉइंट की वैल्यू मिलेगी, लेकिन अभी मत करो उसको बाद में करेंगे। हमें बाद में चल के ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, हम यहीं पर निकाल कर रख लेंगे। हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डबल डेरिवेटिव एक्स, क्योंकि दोबारा डेरिवेटिव लिया तो डैश का डबल डैश। 6 एज इट इज x² का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, 42 एज इट इज x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, 36 कांस्टेंट और अकेला है इसलिए डेरिवेटिव 0। तो f डबल डेरिवेटिव x इज इक्वल्स टू 6 2 12 x, 42 1 42, सिंपल है। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दोनों डेरिवेटिव हमें मिल गए। एक काम करता हूँ, उसको अलग मार्कर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। दोनों डेरिवेटिव मिलेंगे हम लोगों को। अब हम लोग चलेंगे और ढूंढेंगे पॉइंट सी। क्या ढूंढेंगे, पॉइंट सी। तो मैं लिखता हूँ नाउ टू फाइंड पॉइंट सी। अब देखो एक चीज़ है, पॉइंट सी तुम लिखो मत लिखो, डायरेक्टली निकाल लो तो भी चलेगा। जनरली मैंने जो पिछले वीडियोस बनाए उसमें मैं पॉइंट सी करके लिखता नहीं हूँ, डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, टू फाइंड पॉइंट सी, मुझे पॉइंट सी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दूंगा।
क्या कर दूंगा, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दूंगा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू ऊपर यहाँ पर मिली थी, क्या थी, 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। अब इन तीनों में से कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 6 कॉमन है सब में से, x² बचा, 6 7 42 x, 6 6 36 इक्वल टू 0। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के पास जाके डिवाइड हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बचेगा x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 1 है, यहाँ पर क्या है 6 है, तो 1 6 प्लस 6, 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर प्लस 6 है, प्लस माइनस करने पर माइनस 7 आ जाए, तो 1 6 6। अब दोनों को माइनस में ले लो, तो 1 6 6 माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करने पर और ऐड करने पर -1 -6 कितना हो जाएगा, -7। तो यहाँ पर बचेगा x² माइनस 1x माइनस 6x, तो -1x माइनस 6x प्लस ये 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, यहाँ पे से x गया तो x बचा, यहाँ पे x गया तो 1 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, यहाँ पर x बचा, 6 1 6 1 बचा, सिंपल है। प्लस था बीच में पर बाहर माइनस आया तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज, इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट सेम है तो एक ही में लिख दो, दूसरे में बचेगा x और -6। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर कोई केस 1 केस 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली सॉल्व करेंगे। x -1 इक्वल्स टू 0 या फिर x -6 इक्वल्स टू 0। -1 को वहाँ पर भेज दो तो x इक्वल्स टू 1, -6 को वहाँ पर भेज दो तो x इक्वल्स टू 6। अब ध्यान से समझना, ये जो तुम्हें वैल्यूज मिली ना दोनों, ये तुम्हारे c की वैल्यू है, वो पॉइंट जहाँ पे तुम्हारा डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ये वो दोनों वैल्यूज है। दोनों वैल्यू मिल गई, मतलब एक हमें मिनिमा निकाल के देगा, एक हमें मैक्सिमा निकाल के देगा। हमें अभी भी नहीं पता है कि किसमें से मिनिमा किसमें से मैक्सिमा आने वाला है, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो एक ही सिंगल वैल्यू आई होती तो वो या तो हमें मिनिमा निकाल के देता या तो मैक्सिमा निकाल के देता, दोनों नहीं निकाल पाता, ठीक है। तो फिलहाल दोनों मिली है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों वैल्यू मिलने के बाद हम लोग इसको पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव के अंदर 1 बाय 1। तो हम लोग लिखते हैं पुट x इक्वल टू 1 इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। तो f डबल डेरिवेटिव x लिख लेते एक बार, क्या आया था, 12x माइनस 42। तो लिखते हैं हम लोग 12x माइनस 42। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1, x की जगह 1 पुट किया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 12 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 42, तो 1, 12 1 12 माइनस 42, माइनस करने पे कितना आ जाएगा, -30। कितना आ गया, -30। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमें मिली लेस देन 0, लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू मिली। मैंने बताया था कि जब तुम्हें पॉइंट C निकाल के इसमें पुट करोगे और वैल्यू लेस देन 0 मिले, क्या मिले, लेस देन 0, तो फंक्शन क्या अटेंड करता है, मैक्सिमा अटेंड करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर हमारा फंक्शन अटेन्स मैक्सिमा, f(x) अटेन्स मैक्सिमा एट कौन सी वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल टू 1 डालने पर मैक्सिमा अटेंड कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमा अटेंड किया है यही पॉइंट हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगा मालूम है, वेरी सिंपल, f(x) में x की जगह 1 पुट कर दो, सिंपल। ये मैक्सिमा निकाल के दे रहा है ना, ये पॉइंट पे मैक्सिमा अटेंड हो रहा है, तो ये वैल्यू f(x) में x की जगह पे पुट कर दो, तो 1 पुट कर दो। f(x) का फॉर्मूला क्या दिया था, f(x) में जो गिवन फंक्शन था उसमें, तो पूरा 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। अब मेरे को याद नहीं है यार, वापस से लिखना पड़ेगा क्या, 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। एक बार वापस से रिकन्फर्म कर लेता हूँ मैं इसको, 2x³ माइनस 21x², देखो 2x³ माइनस 21x² प्लस 36 माइनस 20, सही है, ठीक है। अब चलो, अब इसमें से हम वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट, तो उसको मिटा दूंगा मैं, ठीक है चलेगा, उसी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 x की जगह 1 आ जाएगा, फिर क्यूब माइनस 21 x की जगह 1 आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 36 x की जगह 1 आ जाएगा माइनस 20,
सॉल्व करो, 1 का क्यूब 1, 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर 1, 21 1 जा 21, 36 1 जा 36 माइनस 20, सिंपल। अब देखो कभी वैसे बहुत सारे प्लस माइनस दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना, सारे प्लस वालों को अलग से ऐड करना, सारे माइनस वालों को अलग से ऐड करना। तो मुझे दिख रहा है ये इसके बाद में कुछ नहीं प्लस है, तो ये और ये प्लस वाले, दो प्लस वाले इनको अलग से ऐड कर दो, 36 + 2 38, ये माइनस वाला दोनों को ऐड कर दो, 41 आ जाएगा, तो -41, आंसर वुड बी -3। ये हमें मिल गया हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, खत्म हो गया। अब चलते हैं, x की एक और वैल्यू आई थी, c निकालने गए थे, तो सिर्फ ये नहीं मिला था, ये भी मिला था x = 6। तो अब हम लोग डबल डेरिवेटिव पे x = 6 पुट करेंगे, तो हम लिखते हैं पुट नाउ पुट x = 6 इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। तो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x क्या था, 12x - 42, यही था ना, 12x - 42। अब हम लोग यहाँ पे 6 पुट करेंगे, तो देयरफॉर f डबल डेरिवेटिव x की जगह 6 आ जाएगा, 12 यहाँ पे 6 - 42, 12 6 जा कितना हो जाता है बताओ, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 -42, आंसर वुड बी 30। इस बार आंसर आया है >0। डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आया, तो बड़ा आया तो मिनिमा, तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है अटेन्स मिनिमा एट x = 6। c अगर हमारा 6 यानी x अगर 6 आया तो मिनिमा अटेंड करता, तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो देयरफॉर जो मिनिमम वैल्यू है वो कैसे मिलेगी, fx में x की जगह हम पुट कर देंगे 6, fx क्या था 21x³, तो 21x की जगह 6³ माइनस, भूल गया मैं आगे का, सॉरी 2x³ - 21x², ठीक है, 2x³ यानी 6 का क्यूब माइनस 21x² यानी 6 का स्क्वायर, अब प्लस 42x - 20 ऐसा कुछ है ना, इसमें बहुत दिक्कत है, प्लस 36x - 20, ये मैं भूल जाता हूँ बार बार, प्लस 36x यानी 6 - 20। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 2 एज इट इज 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, 21 एज इट इज 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 6 जा 216 - 20, सिंपल। सॉल्व करो, 2 × 216 करोगे तो कितना आ जाएगा 432, 432, 21 × 36 करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐड कर दो तो 6 5 7 756, 756 प्लस 216 - 20, सारे प्लस वालों को अलग से प्लस कर दो, माइनस वालों को माइनस कर दो, तो ये प्लस में है ये प्लस में है, तो 432 प्लस 216, चलो 26 8, 31 4, 42 6, 648, माइनस में देखो ये है और ये है, तो 756 और 20 776 माइनस में। अब इसको सॉल्व कर देते हैं और एक बार देख लेते हैं कि कितना आंसर आएगा, 776 माइनस 648, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, ये 6 हो चुका है, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, इट इज़ -128 हमारा आ गया मिनिमम वैल्यू। समझ में आया तुम लोगों को, वेरी सिंपल कैलकुलेशन, बस इतना करना है और हमारा काम खत्म। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आंसर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार, वरना गलत निकल गया तो वो वाट लग जाएगी, ठीक है। वो -3 आया है, परफेक्ट, दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक नहीं, यही सेम टॉपिक है, इसी में से थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ध्यान से देखना, ये एग्जाम में खुद ही 2-3 बार आ चुका है, ध्यान से देखो गिवन। अब एक बात को समझो, वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत क्या है, ये मैक्सिमा मिनिमा का ही क्वेश्चन है, पर ना यहाँ पर फंक्शन लिख कर नहीं दिया। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें पहले फंक्शन = ब्ला 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 ऐसा लिख कर दिया होता था, और इसी के जरिए हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इसका डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, इसी का सिंगल डेरिवेटिव 0 पुट करके c निकाला, डबल डेरिवेटिव मिला, सब इसमें करते थे। लेकिन अगर यही नहीं गिवन होगा तब क्या करोगे, तब तुम पहला स्टेप क्या करोगे कि फंक्शन बनाओगे। तुम पहले ये फंक्शन क्या करोगे, बनाओगे। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम हमें क्या करना है, फंक्शन बनाना है, आगे सब कुछ सेम चला जाएगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन दिया है एक बार देखते हैं और समझते हैं। लिखा है अ मेटल वायर
ऑफ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल का वायर है, एक वायर है 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बोलता है कि इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, उस मेटल वायर को बेंड करके एक रेक्टेंगल बना दिया। एक मेटल का वायर था, लंबा सा था, उसी को ऐसे बेंड करके, ऐसे बेंड करके हमने बना दिया एक रेक्टेंगल, ठीक है, प्रॉपर रेक्टेंगल बना दिया। अब बोला जाता है कि फाइंड इट्स डिमेंशन, हमें उस रेक्टेंगल का डिमेंशन फाइंड आउट करना है। डिमेंशन का मतलब अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई पता करनी है उस रेक्टेंगल की। व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ऐसे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में तुम्हें लास्ट में ऐसे लिख कर दिया होगा, एरिया इज मैक्सिमम, जो भी कुछ तो एक टर्म लिखा होगा, इज मैक्सिमम इज मिनिमम लिखा होगा। ऐसे देखो और भी क्वेश्चन है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एरिया इज मैक्सिमम। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट इज मैक्सिमम। ऐसा कोई ना कोई एक टर्म दिया होगा और बोला होगा कि ये मैक्सिमम है या फिर ये मिनिमम है। तो यही हमारा फंक्शन होता है, एरिया ही हमारा फंक्शन है। तो सिंपली अगर मैं देखने जाऊँ ना तो मैं लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया ही मैक्सिमम है ना, तो एरिया ही हमारा क्या है, फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दिया। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना। चलो अब क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को क्या मान लिया, हमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू तो पता नहीं, तो एक को x मान लेते, एक को y। तो यहाँ पे लेंथ को x मान लिया, इनटू ब्रेथ को y मान लिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये देख के तुम्हें अच्छा लग रहा है? फंक्शन ऐसे होता है क्या? फंक्शन में सिर्फ एक वेरिएबल होता है। हमने एक को x माना, एक को y माना, दो वेरिएबल्स डाल दिए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, इसको एक सिंगल वेरिएबल में कैसे लेकर आएंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे गिवन कंडीशन का। क्या कंडीशन गिवन थी कि जिस वायर से ये रेक्टेंगल बना है वो वायर इन टोटल 36 सेंटीमीटर लॉन्ग था। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 2 3 4 अगर पूरा मिला लूं तो कितना बन जाएगा, 36 सेंटीमीटर बन जाएगा, इतना, ठीक है। जब किसी रेक्टेंगल के चारों साइड को जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोला जाता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये लेंथ है, ये लेंथ है तो 2 लेंथ प्लस ये ब्रेथ है, ब्रेथ है तो 2 ब्रेथ। पेरीमीटर कैसे बनता है? 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ, ऐसे पेरीमीटर बनता है। तो हम लोग ऊपर लिखेंगे लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल। हम मान लेते हैं कि जो भी गिवन रेक्टेंगल है उसके लेंथ और ब्रेथ को हमने मान लिया बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। क्या मान लिया हमने? एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। क्यों लिखा जाता है मैं बता रहा हूं कि लेंथ x के लिए है, ब्रेथ y के लिए, तो ये सीक्वेंस मैच हो रहा है, इसके लिए रिस्पेक्टिवली लिखते हैं, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ को x और y मान लिया, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि देयरफॉर ये जो पेरीमीटर है 2 इंटू लेंथ 2 इंटू ब्रेथ 2x प्लस 2y, ये किसके बराबर हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि पूरा वायर जो था 36 सेंटीमीटर था। अब दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 को कॉमन ले लो, बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लेकर चलते हैं यहाँ से। तो अब 2 को अगर मैं वहाँ पर भेजूँ तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाई 2, जो कि कैंसिल आउट होगी, इतना हो जाएगा 18। तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18। अब अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो y को यहीं पर रख के x को वहाँ पर भेज दूँ, तो y इज इक्वल्स टू 18 माइनस x सेंटीमीटर। सिंपल हो गया हमारा काम। y हम लोगों को मिल गया 18 माइनस एक्स। और अब मैं क्या करूँगा कि मेरा जो फंक्शन है इसमें x को एज इट इज़ लिख के y की जगह क्या लिख दूंगा, 18 माइनस एक्स। अभी जो x है मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 18x माइनस एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, ये आ गया हमारा फंक्शन। अब मुझे बताओ, अरे रे रे ब्लैक लेते हैं। अब अच्छा लग रहा है फंक्शन देख के? अब ऐसा लग रहा है हाँ ऐसे फंक्शन हमें आते थे। तो सिंपल था यार, एरिया हमारा फंक्शन है, लेंथ इंटू ब्रेथ उसका फॉर्मूला है,
x इंटू वाई लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने थोड़ा सा सॉल्व करके y की वैल्यू निकाली। अब हमारा फंक्शन प्रॉपर बन चुका है। अब इसके आगे सब कुछ सेम जाने वाला है। हमें क्या निकालना है, डायमेंशंस, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है, मतलब ओवरऑल x और y की वैल्यूज निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो, मिनिमम मैक्सिमा का क्वेश्चन है ना, तो पहले तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा f डैश x। 18 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो f डैश x इज इक्वल्स टू 18 1 जा 18 माइनस 2x, सिंगल डेरिवेटिव मिल गया। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डेरिवेटिव मिलेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। 18 कांस्टेंट है, अकेला है, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। माइनस 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो f डबल डेरिवेटिव x इज इक्वल्स टू 0, तो गायब हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये डबल डेरिवेटिव मिल गया, ये सिंगल डेरिवेटिव मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट सी निकालना पड़ेगा। पॉइंट सी मतलब पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट सी निकालते हैं। तो नाउ पुट एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, इक्वल टू 0। पॉइंट सी लिखने की जरूरत नहीं, टू फाइंड पॉइंट सी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो एफ डैश एक्स किधर है, 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, माइनस 2x को वहाँ पर भेज देता हूँ, तो 18 इज इक्वल्स टू 2x, 2 को यहाँ पर ले लो, 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 9। x की वैल्यू मिल गई हम लोगों को। इस बार एक ही वैल्यू मिली है, मतलब या तो हम लोगों को मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा, तो मिनिमा, एक ही वैल्यू मिली है ना। तो x इक्वल टू 9 है, जो c की वैल्यू आई इसको पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव में। तो हम लोग लिखते हैं पुट x इक्वल टू 9 इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। तो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है हम लोगों को, -2, यही है ना, -2 है। अब इसमें पुट करते हैं जरा, तो ये हो जाएगा देयरफॉर f डबल डेरिवेटिव x की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 9 इज इक्वल्स टू -2। अब तो कुछ है ही नहीं पुट करने के लिए, मतलब इसको और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि हमारा जो c पुट करने के बाद वैल्यू आ रहा है लेस देन 0 है, और लेस देन 0 मतलब फंक्शन क्या अटेंड करेगा, मैक्सिमा। देयरफॉर फंक्शन हमारा अटेन्स मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू 9 डालने पर फंक्शन मैक्सिमा अटेंड कर रहा है, क्योंकि वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। ये सेम वैसा ही था जैसा हम लोगों ने नॉर्मल क्वेश्चंस पीछे सॉल्व कर रहे थे, बस फंक्शन निकाला था, उसके बाद ऐसा क्या, मैक्सिमा हो गया, अटेंड हो गया। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे क्या, नहीं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए नहीं दिया होता है। यहाँ पर कहीं पर भी बोला मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर मिनिमम वैल्यू नहीं, हमें बोला था डायमेंशंस निकालने के लिए। तो हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे मालूम है, हमें x की वैल्यू मिल ही चुकी है, x के जरिए y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ लेंथ जो है, बस तुम्हें यहाँ तक करना है, फिर फाइनल आंसर लिखना। तो लेंथ इज x की वैल्यू मिल गई है, कितनी आई है, 9। जो ब्रेथ है वो क्या माना था हमने, y का फॉर्मूला आया था कितना, 18 माइनस x, तो 18 माइनस 9 यानी कि अगेन 9 सेंटीमीटर, हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया। समझ में आया तुम लोगों को, आसान है। एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए लास्ट में लिखना लेंथ ऑफ द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ, ऐसे लास्ट में लिख देना, ठीक है। इजी, आसान है। चलो अब क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, और मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि fx तुम्हारा, एक सेकंड होगा, फोन साइलेंट कर देता हूँ। स्टार्टिंग में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो fx हो, जो फंक्शन हो, वो तुम्हें मिल जाए। तो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो टेक्स्ट बुक में गिवन एक्सरसाइज के अंदर, इन सबका फंक्शन निकाल के बता देता हूँ तुम लोगों को। तो ये क्वेश्चन सेकंड वाला तो हमने अभी भी सॉल्व किया। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला डिवाइड द नंबर 20 इन 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, यानी फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट है। नंबर को बोला 2 पार्ट्स में डिवाइड करने। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट मतलब क्या, दोनों पार्ट, नंबर के 2 पार्ट बनेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो मान लो कि एक पार्ट तुम्हारा x है और दूसरा पार्ट तुम्हारा y है। तुमने एक नंबर 20 लिया, 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, x और y। अब प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, x इंटू वाई। लेकिन 2 वेरिएबल्स तो नहीं चलेंगे ना, तो क्या करेंगे हम देखेंगे। बोला नंबर क्या था, 20 था,
मतलब x और y दोनों पार्ट्स को जोड़ के वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए। अगर मैं x को वहाँ पर भेज दूँ तो y क्या बन जाएगा, 20 माइनस एक्स। तो x और y क्या है, 20 माइनस एक्स। x 20 में मल्टीप्लाई होगा तो 20x माइनस एक्स, एक्स में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर। लो तुम्हारा फंक्शन बन के रेडी है फर्स्ट क्वेश्चन का। आगे का प्रोसीजर एकदम सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या दिया, बोला प्रॉफिट मैक्सिमम। तो फंक्शन जो है वो क्या है, हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब जरा ऊपर देखते हैं क्या क्या गिवन है हम लोगों को। हम लोगों को गिवन है प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट। ये क्या दे दिया, टोटल कॉस्ट दे दिया, एंड द प्राइस इज दिस पर यूनिट। पर यूनिट का प्राइस दे दिया। देखो ध्यान से दिया, दो चीजें गिवन है, ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट, ये प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि क्या होता है। देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू यानी हमने टोटल कितने पैसे कमाए माइनस कितने पैसे खर्च करने पड़े थे। देखो पैसे कमाओगे लेकिन कमाने के लिए कुछ खर्च भी तो करना पड़ता है ना। जैसे एक समोसा 10 रुपए में बिका तो 10 रुपए तुम्हारा रेवेन्यू है। कॉस्ट क्या है, समोसे को बनाने में 4 रुपया लगा था वो तुम्हारी कॉस्ट है। तो प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। लेकिन रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है तुम्हारा प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट, और माइनस कॉस्ट तो एज इट इज। मतलब अगर मैंने 50 समोसे बेचे 10-10 रुपए के तो रेवेन्यू कैसे निकलेगा, 50 इंटू 10। 50 समोसे बेचे यानी नंबर ऑफ यूनिट, 10 रुपया पर समोसे का प्राइस था। तो हम लोग यहाँ पर अब इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो प्राइस पर यूनिट हम लोगों को गिवन है 180 माइनस एक्स। देखो लिखा ना, पर यूनिट का प्राइस है 180 माइनस एक्स। नंबर ऑफ यूनिट, कितने यूनिट बेचे, तो यहाँ पे देखो ऊपर लिख कर दिया है एक्स यूनिट्स बेचे हमने, तो नंबर ऑफ यूनिट यानी एक्स माइनस कॉस्ट। कॉस्ट तो हमने डायरेक्टली लिख कर दे दिया, ये रहा कॉस्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50 हमारा कॉस्ट गिवन हमें, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं। ये जो x है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी x इंटू 180 कितना हो जाएगा, 180x। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सिंपल हो गया। और आगे जो है वो एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50। अब जरा ध्यान से देखो, वहाँ पे ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट इसलिए लगा के रखा है क्योंकि माइनस है। माइनस जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा माइनस की वजह से सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 60x माइनस 50। अब इसको सॉल्व कर दो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये देखो, ये एक्स स्क्वायर दोनों माइनस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। फिर ये 180x प्लस में है, ये माइनस 60x है तो प्लस 120x आ जाएगा। अब बचा माइनस 50, तो माइनस 50 ये आ गया तुम्हारा फंक्शन। समझ में आया तुम लोगों को, वेरी वेरी सिंपल। थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा हार्ड है, नहीं हार्ड नहीं। प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। रेवेन्यू का फॉर्मूला प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस कॉस्ट। इसकी वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू डाली, सबको सॉल्व किया, एफएक्स मिल गया। इसके आगे का प्रोसीजर सेम कॉपी पेस्ट जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज होने वाला हमारा ये, और सबसे बड़ा एक्सरसाइज है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे कि यार इकोनॉमिक्स के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर कैसे यूज किया जाता है डेरिवेटिव को। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं जो तुम लोगों को पहले देखनी चाहिए, कुछ फॉर्मूले हैं। और सबसे पहला फॉर्मूला जो अभी अभी तुमने वहां पर देखा, रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट। अभी अभी हमने अप्लाई किया था पिछले क्वेश्चन में, देखा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होते हैं। अभी तुमने यूज करके तुम्हें दिखा भी दिया मैंने। और एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, एवरेज कॉस्ट को सी और नीचे ए लिख के डिनोट करते हैं। एवरेज कॉस्ट, सी यानी कॉस्ट, ए यानी एवरेज। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन एक्स, यानी कॉस्ट अपॉन में एक्स। मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ, कभी भी तुम लोगों को अगर एवरेज वर्ड दिखेगा तो कुछ नहीं करना है, जो भी गिवन तुम्हारा पैरामीटर है उसको डिवाइड बाय एक्स कर देना। और जब भी तुम लोगों को कहीं पर मार्जिनल लिखा हुआ मिलेगा, उसका मतलब जो भी गिवन पैरामीटर है उसका ले लो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल इतना ही करना होता है। जो भी, जब मान लो एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट अपॉन एक्स,
एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन एक्स, एवरेज डिमांड, डिमांड अपॉन एक्स, समझे? ऐसा आता नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एवरेज का मतलब क्या होता है? मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है? ये तुम लोग को सिर्फ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, इसका कोई प्रॉपर यूज नहीं होने वाला इस एक्सरसाइज के अंदर। और ये तीनों फॉर्मूले दिमाग में बिठा लो, और भी फॉर्मूले जो हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, लिखा है द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स आइटम्स, कितने आइटम प्रोड्यूस कर रही है? एक्स, नंबर ऑफ यूनिट दे दिया है। द टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट भी लिख कर दे दिया हम लोगों को, और हमें बोला द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इज दिस। अब देखो किसी को डिमांड फंक्शन अगर नहीं समझ रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, डिमांड कितना है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, फंक्शन ऑफ प्राइस होता है डिमांड, ठीक है? वो तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ सॉल्व करने में यूज होगा। हमें बोला जा रहा है फाइंड द एक्स फॉर विच, पहला क्वेश्चन रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, सेकेंड है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। दो क्वेश्चंस लिख कर दिए। पहला क्या लिखा है? रेवेन्यू इंक्रीजिंग, दूसरा क्या लिखा है? प्रॉफिट इंक्रीजिंग। अभी पता है क्या है, हम लोगों को बोला फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन दिया है। तो जैसे हम लोग देखो वहाँ पे सॉल्व करते थे, इंक्रीजिंग फंक्शन होता था, एक्स की वैल्यू निकालते थे केसेस लेकर, डिक्रीजिंग फंक्शन होता था, एक्स की वैल्यू निकालते थे केसेस लेकर, सेम वैसा ही है। लेकिन वहाँ पे फंक्शन दिया होता था एफ एक्स, यहाँ पर एफ एक्स नहीं दिया है। पहला काम क्या करना पड़ेगा? एफ एक्स यानी फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है हम लोगों को? टोटल कॉस्ट लिख कर दे दिया, तो लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट यानी कि सी, क्या लिख कर दिया? 180 प्लस 4x रुपीज़, ठीक है? लिख देते हैं रुपीज़ 180 प्लस 4x, और हमें दे दिया है क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? x है। और ये जो दिया ना डिमांड फंक्शन, इट इज प्राइस पर यूनिट। ये क्या है? प्राइस पर यूनिट। देखो ना p लिखा हुआ है, p मतलब क्या? प्राइस। तो कितना दे दिया है? इसको डिनोट किससे किया है? p से। 240 रुपीज, 240 माइनस x हमारा प्राइस पर यूनिट है। तीन चीजें गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या लिखा है? रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। तो हमारा फंक्शन यानी एफ एक्स क्या हो जाएगा? रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू का फॉर्मूला अभी भी पीछे बताया था, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट, ठीक है? चलो देखो नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं? एक्स है, क्वेश्चन में गिवन है। प्राइस पर यूनिट ये देखो दे रखा है 240 माइनस एक्स, एक्स मल्टीप्लाई होगा 240 में तो कितना आ जाएगा? 240x माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर। सिंपल, हमें हमारा फंक्शन मिल गया। अब क्या करना है? हमें बोला ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम लोग सेम इंक्रीजिंग फंक्शन वाला तरीका फॉलो करेंगे और एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या करते थे? डिफरेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, 240 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सिंपल, तो हमें मिल गया एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 241 ज़ा 240 माइनस 2x। सिंपल हो गया हमारा काम। लेकिन ऑलरेडी गिवन है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम लिखेंगे बट इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा। यही होता था ना इंक्रीजिंग फंक्शन में। तो ये वैल्यू 240 माइनस 2x ग्रेटर देन 0 होगी। ये माइनस 2x को वहां पर भेज देता हूं, तो 240 ग्रेटर देन 2x, 2 को यहाँ पर ले लेता हूँ तो वहाँ पे मल्टीप्लायर है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 240 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन x, कैंसिल आउट करो 120 आ जाएगा। 120 ग्रेटर देन x, इसको सीधा करके लिखो तो x 120। ध्यान से सुना, जब भी सीधा करोगे तो इसका पतला वाला मुंह कौन सा साइड है? x के साइड है, बड़ा वाला मुंह 120। तो सेम वैसा यहाँ पर आना चाहिए। ऐसे मत लिख देना x 120, ऐसे मत लिख देना कि ये जैसा था वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया। नहीं, x के साइड में पतला वाला मुंह था, इसके साइड में बड़ा वाला, तो पतला वाला यहाँ पे, बड़ा वाला वहाँ पे। समझा तुम लोगों को? ठीक है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ठीक है, फटाफट से 10 मिनट का मैंने वापस से स्नूज किया है, 10 मिनट में खत्म करते हैं।
समझा तुम लोगों को कैसे करना है? ऐसे ही सेम अब तुम लोग क्या करोगे, सेकेंड वाला सॉल्व करोगे, तुम लोग खुद से कर लेना, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना, fx मिलेगा, सेम तरीका फॉलो करना, तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी। आसान है, सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक्चुअली अगला टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसी एक्सरसाइज का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ 1-2 बार इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। तो सिंपल सा टॉपिक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको डिनोट करते हैं इससे, ये सिंबल है, इसको बोला जाता है ईटा, इसको क्या बोला जाता है, ईटा, ईटा से डिनोट किया जाता है इसको। और फॉर्मूला है -P/D यानी माइनस प्राइस अपॉन डिमांड इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर समझो, हमें जब भी क्वेश्चन आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें बोला जाता है ना कि अब ना इस पर कमेंट करो। कमेंट करने का मतलब क्या होता है कि हमें बताना है कि वो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक है या फिर इलास्टिक है, इलास्टिक है तो रिलेटिवली इलास्टिक है, यूनिट, ऐसा बताना होता है। तो कैसे बताओगे? अगर तुम्हारे ईटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 आ जाती है तो परफेक्टली इन इलास्टिक कमेंट कर दो। अगर ईटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है तो रिलेटिवली इन इलास्टिक। अगर ईटा की वैल्यू इक्वल्स टू 1 आती है यूनिटरी इलास्टिक, अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, इसे समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है, वन शॉट लेक्चर है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, सिर्फ इतना समझो अगर ये वैल्यू आएगी तो ये कमेंट तुम्हें करना है। हम चलते सीधे क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि इफ द डिमांड फंक्शन इज, हमें देखो डी डिमांड फंक्शन दे दिया है, और फिर लास्ट में फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इज इक्वल्स टू फॉर p दे दिया। ये दो चीजें तुम्हें गिवन होंगी, फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लो, ईटा इज इक्वल्स टू -P/D इंटू d/d/p। तो सबसे पहला काम इस पूरे फॉर्मूले में तुम्हें क्या करना मालूम है, ये निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ डिमांड। तो तुम लिखो यहाँ पे गिवन डिमांड इज इक्वल्स टू क्या लिख कर दिया है, p+6 डिवाइड में p-3। तो लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d, अच्छा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, यहाँ पर राइट हैंड साइड में x होता तो मैं x लिखता, लेकिन यहाँ पे p है तो विथ रिस्पेक्ट टू p, तो ये हो जाएगा d एज इट इज, और यहाँ से आ जाएगा d/dp। जैसे d/dx आता था जब हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, वैसे p से किया तो d/dp आ जाएगा डिमांड के साथ, सिंपल है। और इस साइड भी आ जाएगा d/dp, किसके साथ, p+6 अपॉन में p-3 के साथ, तो ये तो एज इट इज रहेगा dd/dp। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, u/v रूल लग जाएगा। तो क्या होता है, पहले नीचे वाला टर्म आता है, फिर डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म आता है, फिर माइनस ऊपर वाला टर्म आता है, डेरिवेटिव नीचे वाला टर्म आता है, और पूरे के अपॉन में नीचे वाले टर्म का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, u डेरिवेटिव v माइनस v डेरिवेटिव u अपॉन में v का स्क्वायर। ये तुम्हें आता होगा डिफरेंशिएशन से। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, टाइम नहीं अपने पास। तो ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखो p का डेरिवेटिव 1 और 6 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये 1 और ये 0 जोड़ के कितना आ गया, 1, p+6 एज इट इज। यहाँ पर देखो p का डेरिवेटिव 1, 3 कांस्टेंट है तो 0, तो 1 - 0 1 अपॉन में वही p-3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, dd/dp इज इक्वल्स टू ये इंटू 1 एज इट इज, ये इंटू 1 भी एज इट इज रहेगा, लेकिन माइनस है तो जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज हो जाएगा, p+6 p-6 हो जाएगा, अपॉन में p-3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया dd/dp। यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये p ये -p दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास, -3 - 6 यानी कि -9 और अपॉन में p-3 का होल स्क्वायर। सिंपल है, ये हमें मिल गया हमारा डेरिवेटिव वाला पार्ट जो फॉर्मूले में वहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला इज नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या फॉर्मूला है, ईटा इज इक्वल्स टू -p/d इंटू dd/dp। तो -p, p की वैल्यू अभी मत पुट करना, ठीक है, p की जगह भी कुछ मत लिखना। ये जो d दी है, d की जगह d का पूरा फंक्शन आ जाएगा जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन था। तो क्या क्वेश्चन में गिवन था फंक्शन, p+6 p-3, तो पूरा फंक्शन यहाँ पे लिख दो d की जगह, p+6
डिवाइड बाई पी माइनस थ्री, ये मेरे डी की वैल्यू है, इनटू ये डेरिवेटिव तो अभी अभी निकाला हमने यहाँ पर -9 अपॉन में पी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, सिंपल है। अब जरा एक चीज़ ध्यान से देखना, पी माइनस थ्री, ए बी पी माइनस थ्री, वो वहाँ पर इसके साथ बाजू में यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, तो वो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में मतलब हम लोग काट सकते हैं। तो एक पी माइनस थ्री यहाँ पे कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस पी अपॉन में पी प्लस सिक्स इंटू -9 और अपॉन में एक पी माइनस थ्री क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब हमारी बारी है वैल्यू पुट करने की पी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, क्या गिवन थी ध्यान से देखो, 4 लिखी हुई है। तो हम लोग लास्ट में जैसे सब कुछ सॉल्व हो गया हम लोग लिखेंगे पी की वैल्यू 4, तो -4 अपॉन में 4 प्लस 6 -9 अपॉन में 4 माइनस 3, तो -4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 इंटू -9 अपॉन में 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1, दोनों मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 4 9 जा 36 अपॉन में 10 1 जा 10, वैल्यू कितनी आ गई 3.6, एलो ईटा की वैल्यू कितनी आ गई 3.6, सिंपल है। और अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, हम लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ईटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए ये क्या है, कमेंट बताओ, ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक, क्या लिखेंगे इसको, इट इज रिलेटिवली इलास्टिक। समझ में आया तुम लोगों को? अगर नहीं समझ में आया होगा वीडियो को रिवाइंड करना, वापस से देखना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, तुम्हें बस वही दिमाग लगाना नहीं है, प्रोसेस फॉलो करना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ इस पूरे चैप्टर का, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, मैक्सिमा मिनिमा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। इन चारों का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। समझा तुम लोगों को? इतना आसान है। चारों के फॉर्मूले मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, और इन्हीं चारों फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चारों फॉर्मूले तुम लोगों को रटने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से रट लेना, क्योंकि एग्जाम में हर साल ऑलमोस्ट मान लो हर एक साल छोड़ के एक साल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, कभी कभी कंटिन्यूसली भी पूछते हैं। तो ये दिया हमारा क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं इसको, बस वो फॉर्मूले याद होने चाहिए और कुछ नहीं करना है। तो ध्यान से देखो, हमें बोला फाइंड एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, इतना बोल दिया हम लोगों को, और हमें बोला है ये जो ईसी है ये है एक्सपेंडिचर, और ये जो आई है ये क्या है, इनकम है। तो तुम लोगों को कभी भी ना क्वेश्चन में एक ऐसा फंक्शन लिखकर दिया होगा, ई का, ई यानी एक्सपेंडिचर का, और वहाँ पे जो आई है, आई क्या है, इनकम है। कभी कभी आई की जगह एक्स लिख के देता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, एक्स इज इनकम, यहाँ पे आई इज इनकम, बस नाम बदला है, काम सेम ही है। तो पहले जो गिवन फंक्शन है इसको लिख लो, तो गिवन EC इज इक्वल्स टू 0.0003 आई का स्क्वायर प्लस 0.075 ब्रैकेट में आई। सिंपल हो गया हमारा काम। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग जो लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, APC का। यही तुम लोग फॉर्मेट फॉलो करना है ऐसे ही, सबसे पहले APC लगाना, EC अपॉन आई। सबसे पहला फॉर्मूला APC का, EC के अपॉन में आई। तो चलो पुट करो, EC क्या गिवन है पूरा लिखा, 0.0003 आई का स्क्वायर प्लस 0.0075 आई। अब पूरे के अपॉन में क्या आ गया, आई आ गया, ठीक है, पूरे के अपॉन में आई आ गया। अभी जो आई है सेपरेट हो जाएगा, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो यहाँ पर आ गया 0.0003 आई का स्क्वायर अपॉन में आई। यहाँ पर क्या हो गया 0.075 आई, इसके भी अपॉन में आई, सेपरेट हो गया आई दोनों के साथ, तो ये आई स्क्वायर के साथ कटेगा, ये आई के साथ कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर बचा 0.003 एक आई बच गया क्योंकि आई स्क्वायर था, यहाँ पे आई था, एक ही था वो कट गया, तो 0.075। सिंपल, ये हमें मिल गया हमारा APC। लेकिन ऐसे थोड़ी चलेगा सर जी, वैल्यू चाहिए, वैल्यू नंबर में। यहाँ पे आई लिखा हुआ है, तो आई की वैल्यू ना क्वेश्चन में गिवन है 1000 लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे 1000 पुट कर देंगे। इतना सॉल्व करने के बाद क्या करना, पुट आई इज इक्वल्स टू 1000, तो देयरफॉर आई यानी इनकम, इनकम उसके 1000 रुपये है, तो APC इज इक्वल्स टू 0.0003। चलो
एक और स्नूज लगा रहा हूँ 10 मिनट का, फटाफट खत्म करते हैं। आई यानी कितना 1000 है प्लस 0.075, सिंपल है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो, तो 3 पॉइंट आगे शिफ्ट करता है चीज़ों को। तो ये जो पॉइंट है ये इधर जाएगा, 1 2 और 3 यहाँ पर चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 0.3। ये 3 जीरो को पार करके 3 के आगे जाके पॉइंट रुक जाएगा 0.3 प्लस ये तो एज इट इज रहने वाला है 0.075। इन दोनों को ऐड कर दो तो 0.375 कितना आ जाएगा 0.375। हमारा हो गया APC। इजी है, आसान है, सिंपल है, फॉर्मूला लगाना था बस। इसके बाद सेकंड क्या फॉलो करोगे, APC निकलने के बाद APS निकालो, 1 माइनस APC। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर APS, फॉर्मूला क्या है 1 माइनस APC। तो 1 माइनस APC की वैल्यू अभी भी तो मिली थी 0.375, तो कितना बचेगा 0.625। लो हो गया तुम्हारा काम, APS भी निकल गया। सिंपल है, आसान है। थर्ड क्या निकालने बोला है मैंने, जो बताया सेम फॉर्मेट फॉलो कर लो। MPC कैसे निकलता है, देखो EC दिखा है, EC यानी एक्सपेंडिचर फंक्शन, उसका डेरिवेटिव लिया है विथ रिस्पेक्ट टू आई। EC का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू आई, ठीक है। तो चलते हैं वहाँ पर MPC निकालते हैं। तो मैं लिखता हूँ MPC, फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू आई। किसका डेरिवेटिव लेना है भाई, EC का, एक्सपेंडिचर फंक्शन का। तो चलो देखो एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या था पहले ऊपर देखते हैं। तो ये है हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन। अब इसका जब डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू आई, तो ये आई स्क्वायर के साथ है तो एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा, आई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2i, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा, आई का डेरिवेटिव 1। तो सिंपल ये हो जाएगा 0.0003 एज इट इज आई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2i प्लस 0.075 एज इट इज आई का डेरिवेटिव 1। खत्म हो गया हमारा काम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो 0.0003 2 6 आई, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। परफेक्ट हो गया हमारा काम। लेकिन आई की वैल्यू भी तो पुट करो, तो आई की वैल्यू जब पुट करोगे तो 0.0006, आई की वैल्यू कितनी है 1000 है प्लस 0.075। अब देखो ये जब मल्टीप्लाई होगा 1000 3 जीरो शिफ्ट करेगा तो 1 2 3 वहाँ पे जाके रुकेगा 0.6 और वो हो जाएगा 0.075। ऐड करोगे तो आ जाएगा 0.675। ये हमें हमारा मिल गया MPC। इजी है, आसान है एकदम। और बस इसके बाद एकदम लास्ट हमारा आता है MPS। तो MPS का फॉर्मूला इज 1 माइनस MPC। तो तुम लिखो फोर्थ MPS विच इज 1 माइनस MPC। तो 1 माइनस MPC यानी 0.675, आंसर इज 0.325। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। समझ में आया तुम लोगों को। और बस इसी के साथ हमारा पूरा वन शॉट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यहाँ पे खत्म होता है। कमेंट में ज़रूर बताना कि वन शॉट कैसा लग रहा है, आगे कौन से चैप्टर्स मुझे करने चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम तक सारे वन शॉट हो पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ सिर्फ मैथ्स 1 खत्म करते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।